Hey everyone, I'm Uzma and I welcome you all once again to my channel. In this video, we will be doing exercise 7 using nominative absolute how to combine the sentences, है ना? So ये nominative absolute है क्या? पहले तो ये समझ लेते हैं. A nominative absolute is a construction in English that provides additional information about the main subject and the verb in a sentence. किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही होती है वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के यूज़ से ही मिलती है. इट्स मेड अप ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन इन द नॉमिनेटिव केस जॉइंट विद द प्रेडिकेट डजंट हैव अ फाइनाइट वर्ब. इसमें क्या होता है, फाइनाइट वर्ब आपको देखने के लिए नहीं मिलती है, या यूँ कहें कि फाइनाइट वर्ब यूज़ ना करना ही नॉमिनेटिव का दूसरा नाम होता है. इट यूजुअली मॉडिफाइज द सेंटेंस एज अ होल बट ऑल्सो मॉडिफाई स्पेसिफिक वर्ड. अच्छा, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ ना, इसमें क्या होता है, देखिए फाइनाइट वर्ब से इसको ना रिलीज़ कर दिया जाता है. जब हम फाइनाइट वर्ब का यूज़ नहीं करते तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट माना जाता है. सेकेंडली, यू विल सी दैट अ कॉजल रिलेशनशिप विल बी फाउंड हियर इन द सेंटेंसेस. कि कोई चीज़ अगर हो रही है तो उस चीज़ का दूसरी चीज़ की मतलब कॉज एंड इफेक्ट होता है ना, कि इस चीज़ की वजह से दूसरा काम हो गया या इस वजह से ये काम हो रहा है. तो कॉज एंड इफेक्ट यू विल फाइंड. अब इस 120 वर्ड्स के पैराग्राफ को देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, बहुत ज़्यादा इजी है. रूल्स पढ़िए. देखिए, रूल नंबर 1 इज़, अगर वर्ब टू बी लाइक इज एम आर वॉज वर गिवन है तो उसको ना बीइंग में चेंज कर देना है. ठीक है, याद हुआ. बस इज एम आर को रिप्लेस कर देंगे, सॉरी इज एम आर वॉज वर को रिप्लेस कर देंगे बीइंग में. ठीक है. सेकेंड रूल इज सेइंग दैट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है अगर, लाइक सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज गिवन इन द सेंटेंस, या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस गिवन है लाइक हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज गिवन इन द सेंटेंस, तो आप उसको किस में चेंज करोगे, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में. फिर से सुनिए, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट टेंस अगर गिवन है तो उसको हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में चेंज करना है. ओके. एंड रूल नंबर 3 इज सेइंग दैट इफ passive voice is given in the sentence, then you will change it into having plus been plus third form of the verb. ठीक है, बहुत ईजी रूल्स हैं. एक बार रिवाइज करते हैं. अगर वर्ब टू बी इज एम आर वॉज वर्ब गिवन है तो बीइंग में चेंज करेंगे. पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट टेंस गिवन है तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे. और पैसिव वॉइस के केस में हम लोग हैविंग प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करने वाले हैं. नाउ क्विकली लेट्स बिगिन द एक्सरसाइज. The question is, combine the following sentences using nominative absolute. So, our first question is, it was a very hot day. I could not do my work satisfactorily. इसमें मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें cause and effect relationship you will see. तो it was a very hot day due to which I could not do my homework or my work satisfactorily, है ना. तो उस वजह से वो काम हो रहा है. तो cause and effect relationship यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है. So you will use it being a hot day I could not do my work satisfactorily. तो यू कैन सी इन द क्वेश्चन दैट वॉज इज़ गिवन है ना, तो वॉज को हमने बीइंग में चेंज किया. उसके बाद यू विल सी वी आर कंबाइनिंग द सेंटेंसेज. तो जब कंबाइन करते हैं तो अब एक ही सेंटेंस बन जाएगा. तो फुल स्टॉप बीच में से रिमूव करेंगे और उसके बाद हम लोग को एक कॉमा पुट करेंगे दैट वी आर कंबाइनिंग द टू सेंटेंसेज, है ना. So it's very easy. Now let's move to the next question. His house has been burned down. He lives in a hotel. You can see that passive voice is given here. तो हमें passive voice के केस में क्या करना होता है, having plus been plus third form of the verb का use करना है ना. तो we will combine the sentence like his house having been burned down. He lives in a hotel. You can see again that the causal relationship is given here. Okay. Now let's move to the next question. The king died, his eldest son came to the throne. Now you can see कि king मर गया और उसके बाद उसका जो एल्डेस्ट सन था, अब उसकी गद्दी संभालने के लिए भाई कोई तो होना चाहिए ना. तो उसके सिंहासन को संभालने के लिए उसका बेटा आ गया है, वो कहीं नहीं गया. तो यहाँ पे भी कॉजल रिलेशनशिप यू कैन सी. सो वी विल सिंपली कंबाइन इट लाइक, अच्छा सेंटेंस देखना, किंग डाइड इट मीन इट्स ए पास्ट एंड डेफिनेट टेंस, है ना. तो पास्ट एंड डेफिनेट के केस में वी विल कंबाइन इट लाइक द किंग हैविंग डाइड, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म वी आर यूजिंग हिज एल्डेस्ट सन केम टू द थ्रोन. क्या किया हमने, फर्स्ट सेंटेंस में से फुल स्टॉप को रिमूव किया और वी हैव पुट अ कॉमा देयर इन प्लेस ऑफ दैट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
हिज फादर वॉज डेड, ही हैड टू सपोर्ट हिज विडोड मदर। अच्छा यहाँ पे ना ये ज़रूर देख लेना आप लोग कि हिज फादर वॉज डेड है, डेड इज़ एन एडजेक्टिव हियर, है ना, एंड नॉट डाइड, DIED नहीं है। अगर DIED होता तो वो पैसिव वॉइस हो जाता, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वॉज गिवन है एज अ वर्ब टू बी, तो इसलिए हम लोग बीइंग का यूज़ करके वी विल कंबाइन द सेंटेंस। हिज फादर बीइंग डेड, ही हैड टू सपोर्ट हिज विडोड मदर। तो यहाँ पर हमने वॉज वर्ब के प्लेस पर बीइंग लगाया है, एंड डेड के बाद जो फुल स्टॉप है उसको रिमूव करके वी हैव पुट अ कॉमा इन द आंसर, एंड एट लास्ट वी आर एडिंग अ फुल स्टॉप। और हाँ, कॉमा के बाद आपने जो फर्स्ट लेटर है वो भी स्मॉल लिखना है, कैपिटल मत लिख देना। हाँ, अगर किसी पर्सन का नेम है, स्पेसिफिक चीज़ का नेम है, या फिर आई लिखा हुआ है तो उसको एज इट इज़ रहने देना, उसको चेंज मत करना, उसको स्मॉल मत कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेन वॉज प्लेंटीफुल दिस ईयर, राइस इज़ चीप। रेन अच्छी खासी हो गई तो राइस भी चीप रहेंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे वॉज वर्ब का जो यूज़ है एज अ वर्ब टू भी हुआ है, पैसिव वॉइस नहीं है। तो रूल नंबर 1 वी विल अप्लाई हियर, एंड वी विल कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बीइंग। ओके, so how will we combine the sentence? Rain being plentiful this year, rice is cheap. ईयर आफ्टर जो फुल स्टॉप है उसको रिमूव करके वी विल पुट अ कॉमा, राइस का जो आर है दैट विल बी स्मॉल। तो ये सारी छोटे छोटे चेंजेस भी आपको बहुत ध्यान रखने पड़ेंगे, अदरवाइज यू वोंट गेट गुड मार्क्स। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The secretaryship was vacant. No one was willing to undertake duties of the post. I offered my services. अच्छा देखो, सेक्रेटरीशिप ना एक पोस्ट होती है सेक्रेटरी की, तो वो ना वेकेंट थी, वो पोजीशन जो थी वो वेकेंट थी, और नो वन वॉज रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ दैट पोस्ट, है ना, कि भाई मैं क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, कोई भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं था। सो हमारे जो महान राइटर ऑफ द क्वेश्चन है वो कहते हैं मैं हूँ ना, मैं करूँगा ना ये सर्विस, सो आई ऑफर्ड माई सर्विसेज, मतलब मैंने बोला कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो बस क्वेश्चन हमें समझ आ गया। सेक्रेटरी जो पोस्ट थी ना सेक्रेटरी के लिए, जो पोजीशन थी वो वेकेंट थी, तो बीइंग का हम यूज़ करके इसको सिंपली कंबाइन कर सकते हैं। सो मच इजी ना। सो फर्स्टली क्वेश्चन को समझ लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर दैट वी हैव टू अप्लाई द रूल्स। ओके, नाउ वी कैन राइट द आंसर लाइक द सेक्रेटरीशिप बीइंग वेकेंट एंड नो वन विलिंग टू अंडरटेक द ड्यूटीज of the post, then comma, I offered my services. Next question is, the prisoner was questioned, no witness came forward, the judge dismissed the case. अच्छा देखो, prisoner से क्वेश्चन पूछा गया है ना, no witness came forward, अरे भाई कोई तो आ जाता, अब कोई आया ही नहीं तो जज क्या करेगा, the judge dismissed the case, उसने केस डिसमिस कर दिया, है ना। अब was questioned, was plus third form of the verb, you can see it means it's a passive voice, so we will use rule number 3 here. The prisoner having been questioned and no witness coming forward, the judge dismissed the case. Next question is, the sun rose, the fog cleared away, the lighthouse was seen less than a mile away. Okay, the sun rose, ये भी past indefinite tense है ना. The fog cleared away, again the past tense. So simply rule number 2 we have to apply here. हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। तो हम कैसे कंबाइन करेंगे, द सन हैविंग राइजन एंड द फॉग हैविंग क्लियर्ड अवे। यहाँ पे हैविंग वन सी यूज़ किया गया है, बट जो राइजन है और जो क्लियर्ड है ये दोनों थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की तरह यूज़ किए गए हैं यहाँ पे, वो कंबाइनिंग द टू सेंटेंसेज। द लाइट हाउस वॉज सीन लेस देन अ माइल अवे। अच्छा, आपने देखा कि एंड का यूज़ करके तो फर्स्ट टू सेंटेंसेस को ऐड किया है, और उसके बाद जो थर्ड सेंटेंस है उसको हमने कॉमा से ऐड किया है, ठीक है। इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। ओके, नेक्स्ट इज ही फायर्ड हिज गन, द बॉल वेंट हाई, द टाइगर स्प्रैंग ऑन हिम। ऑल द सेंटेंसेज आर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट गिवन है, ही फायर्ड हिज गन, उसने गोली चलाई, द बॉल वेंट हाई, उसे शॉट मिस हो गया, द टाइगर स्प्रैंग ऑन हिम। टाइगर भी बेचारा क्या करता है, उसने देखा कि भाई अब एडवांटेज तो लेना पड़ेगा, उस बंदे से अगर शॉट मिस हो गया है तो मैं इस चीज़ का एडवांटेज ज़रूर लूँगा। तो सो पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, सेकेंड रूल लगा देंगे, हिज गन हैविंग फायर्ड, द बॉल हैविंग गॉन हाई, द टाइगर स्प्रैंग ऑन हिम। को आप ऐसे भी बना सकते हो, ही हैविंग फायर्ड हिज गन एंड द बॉल गॉन हाई, देन कॉमा, द टाइगर स्प्रैंग ऑन हिम। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सिर्फ और सिर्फ हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करना है
फर्स्ट 2 सेंटेंसेस को एंड से कंबाइन कर सकते हैं और थर्ड वाले से पहले कॉमा लगाकर उसको कंबाइन कर सकते हैं। एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द टाइगर है ना, द का टी विल बी स्मॉल। बस ये सारे चेंजेस को ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मास्टर वॉज आउट ऑफ द रूम, द डोर वॉज शट, द बॉयज़ मेड अ लॉट ऑफ नॉइज। मास्टर जी रूम में तो थे नहीं तो, और दरवाज़ा भी बंद था, तो बॉयज़ ने क्या किया, खूब सारा शोर मचाया। वी विल सिंपली कंबाइन इट लाइक द मास्टर बीइंग आउट ऑफ द रूम एंड द डोर बीइंग शट, द बॉयज़ मेड अ लॉट ऑफ नॉइज। सब सेंटेंसेस बहुत ही ईजी हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा, अगर आपको एक्सरसाइज सच में समझ आ गई है ना, तो ये जो क्वेश्चन होमवर्क के लिए मैं देने वाली हूँ, आप इसको करेक्टली ज़रूर करेंगे। द क्वेश्चन इज द डार्क क्लाउड अपीयर्ड, इट स्टार्टेड ट्रेनिंग। नाउ लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन। Okay, then see you in the next video. Till then, take care and bye bye.